मैं आज पंजाब के एक नामालूम मकाम पे सुल्तान महमूद की कहानी आपके सामने रख रहा हूँ, जिनका जाती घर है वो 2 मरले का है, लेकिन इनके नाम पे $50 मिलियन का चलगोजा एक्सपोर्ट होता है। मुझे जब स्टेट बैंक से पहला नोटिस आया आपके नाम पे कोई कारोबार हुआ है, आपकी कंपनी है स्नैन एक्सपोर्ट के नाम की। बैंक अकाउंट कैसे खुल जाता है? बैंक अकाउंट जाली थे, ये उन्होंने खुद बनवाए हुए थे मेरे नाम के। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरूख उड़ाइज। बाज़ दफ़ा हम उन लोगों की कहानी भी आपके सामने लाते हैं जिनको सिस्टम कुचल देता है, जिनको ताकतवर अफराद कुचल देते हैं, जिनको कोई उभरने नहीं देता और जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। सुल्तान महमूद साहब, पहले तो सब ठीक था, फिर क्या हुआ एकदम, और आपको ये कैसे पता चला कि मेरे नाम पे $50 मिलियन का चलगोजा एक्सपोर्ट हो गया? सर मुझे जब स्टेट बैंक से पहला नोटिस आया, मैंने अपनी कंपनी को जाकर दे दिया ये मुझे नोटिस किस चीज़ का आया है। उन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरा नोटिस आया, फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया। तीसरा जब फाइनल शो का नोटिस आया तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को दिखाया ये मुझे नोटिस किस चीज़ के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा मामला है कि आपके नाम पे कोई कारोबार हुआ है, आपकी कंपनी है स्नैन एक्सपोर्ट के नाम की, जो आपके स्टेट बैंक के ज़रिए आपने काम किया, तो स्टेट बैंक आपको नोटिस कर रहा है। तो मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था। मैं फिर वकीलों के पास गया हूँ, एक लॉयर मुझे मिला है, तो उसने मुझे जो है ना सारी डिटेल बताई है। फिर हम स्टेट बैंक गए हैं, स्टेट बैंक ने भी कहा कि आपने इतना कारोबार किया है, तो इसका पैसा किधर है, पाकिस्तान क्यों नहीं आया पैसा इसका। अच्छा, ये कारोबार तो सारा हुआ, लेकिन चलगोजा चला गया, लेकिन $50 मिलियन पाकिस्तान वापस नहीं आया। $50 मिलियन पाकिस्तान वापस नहीं आया। कब से यहाँ पे इनके पास काम कर रहे थे? मैं सन 2002 से लेके 2019 तक इनके पास मुलाजिम था, 14 अगस्त 2019 तक। आपको कभी पता नहीं चला कि आपके नाम पे एक्सपोर्ट हो रहा है, आपके नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं सर, मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था, क्योंकि मैं ना पढ़ा नहीं हूँ, प्राइमरी पास हूँ, मुझे ना पढ़ना लिखना नहीं आता इतना। जिनके पास आप काम कर रहे हैं, तो ये तो फिर आपको किसी किस्म का उन्होंने नॉलेज में नहीं रखा। आपका बैंक अकाउंट कैसे खुल जाता है? सर ये बैंक अकाउंट बैंक मैनेजरों के साथ मिलके खुल जाता है। जब ये बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था उस वक्त, जिस वक्त ये अकाउंट खुले थे, ठीक है। तो जब ये अकाउंट खुले, जब ये बायोमेट्रिक सिस्टम आया, उस वक्त मैं इनके पास सुपरवाइज़र था, तो ये मेरे थ्रू जो है ना पेमेंट अपनी बैंकों में जमा करवाते थे और निकलवाते थे। तो जब पेमेंट ज़्यादा ये मुझसे जमा करवाते थे, समझ लें 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की रकम जब मैं बैंक में जमा करवाने जाता था, तो वहाँ पे फिर बायोमेट्रिक होती थी। तो फिर बैंक मैनेजरों के साथ इन्होंने सेटलमेंट की हुई थी। तो जब बायोमेट्रिक मैं कैश जमा करवाने की या निकलवाने की करवाता था, तो मेरा अकाउंट बायोमेट्रिक कर देते थे। अब आप ये बताएं कि आपके ऊपर कितनी FIR हैं और कहाँ कहाँ पे आपको कैद में रहना पड़ा, हिरासत में रहना पड़ा? सर मेरे ऊपर पहली जो है ना FIR हुई थी थाना नलखा में। वहाँ में मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट दिए, बेनामीज़ों के भी और दूसरे जो जिन महकमों को मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने क्या FIR क्या हुई आपको? FIR सर चेक की हुई थी, चेक डिसऑनर की। इनका चेक दिए हुए? सर मैंने चेक नहीं दिए हुए, क्योंकि जो बैंक अकाउंट जाली थे, ये उन्होंने खुद बनवाए हुए थे मेरे नाम के, और चेक बुकें उनके पास थी। वो जिसको दिल करे चेक फाड़ के साइन कर खुद ही करके दे देते थे। पहले नौलखा में करवाया उन्होंने? पहले नौलखा में करवाया, अपने एक पार्टनर जो इनका कार्गो एजेंट है शाहिद कुरैशी। ये आप अपने बात कर रहे हैं, जो आपके मालकान थे, जो आपका बोस थे, ये उन्होंने करवाया? जी उन्होंने, तो उन्होंने करवाया नौलखा में। मैंने सारे एविडेंस जो है ना नौलखा थाना को दिए, और उसके बाद हमने शीशन कोर्ट में जाके SP ने जो है ना रिपोर्ट दी हमारे हक में कि ये पर्चा नहीं हो सकता, इनका ये मेटल है, ये मेटल FIA और एजेंसियों ने उठाया हुआ है, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता इसके ऊपर FIR नहीं हो सकती। फिर उन्होंने अदालत के थ्रू मेरे ऊपर पर्चा करवाया, और पर्चा करवाना, जब पर्चा उन्होंने करवाया मेरे ऊपर 10 तारीख को, 1 तारीख को मैंने हाई कोर्ट से स्टे भी लगवा दिया था इसके पर्चे के ऊपर, नलखे वाले के ऊपर, तब भी मेरे ऊपर पर्चा हो गया। अब आपको राहत मिली? 10 तारीख को मुझे इन्होंने बुलाया कि जी आप HSO साहब आपको बुला रहे हैं कि आपको पास दूसरी पार्टी भी आ रही है, बैठ के आपका जो मामला है ना हम सेटलमेंट करवा देते हैं। लेकिन वहाँ जब मैं थाने में पहुँचा हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे जो है ना हथकड़ी लगा के अंदर हवालात में दे दिया कि आपके ऊपर तो 4 तारीख को हमने पर्चा दे दिया हुआ है। वहाँ से फिर अगले दिन मुझे जुडिशल करवा दिया इन्होंने। फिर मैं कैंप जेल चला गया, 15 दिन में रहा हूँ कैंप जेल। 15 दिन जब कैंप जेल में रहा हूँ, उसके बाद इन्होंने दूसरा पर्चा हफ्साबाद सिटी में मेरे ऊपर करवा दिया। ये चेक डिसऑनर वो भी चेक डिसऑनर था हाजी बरार साहब ने करवाया था वो।
इनका एक दोस्त है शेख हसन अली साहब का, हाजी इब्रार, ठीक है। हाफसाबाद में उसने पर्चा चेक डिसऑनर का मेरे ऊपर करवाया। फिर कैंप जेल से मुझे जो है ना रिमांड के ऊपर ले गए हाफसाबाद में फिर इन्होंने मुझे अदालत में पेश किया। अदालत से फिर इन्होंने 2 दिन का और रिमांड लिया। जब और रिमांड लिया तो उस दौरान मुझे हरासमेंट करवाते रहे हैं पुलिस से भी और जो है ना अपने बंदों से भी। कि क्या कहते थे पुलिस? वो कहते थे कि जी आप इनके साथ सेटलमेंट कर लो, जैसे ये कहते हैं आप इनको स्टाम्प वगैरह जो भी बयान कहते हैं उसके ऊपर लिख के दे दें, जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो भी कारोबार हुआ है, कि ये सारा कुछ मेरा है। तो आप इनके साथ किस तरह लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, जहाँ पे 1 रुपया लगेगा ये 5 रुपये लगाएंगे, ठीक है। आपने बात मान ली उनकी? जी सर, उस वक्त तो मैंने उनको कहा कि जी आप मेरे पर्चे जितने भी है खारिज करवाएँ, मेरी ज़मानतें करवाएँ, तो मैं बैठ के तो आपके साथ बात कर लेता हूँ। तो उसी टाइम मैं हाफसाबाद में था। अभी हाफसाबाद में मेरी ज़मानत नहीं हुई थी, लाहौर वाली ज़मानत मेरी कन्फर्म हो गई थी। हाफजाबाद में बैठे बैठे ही जैसे आपने ज़ुबान लाई कि मैं आपके साथ सेटल करता हूँ, तो हाफजाबाद में बैठे ही आपकी लाहौर की ज़मानत भी हो चुकी थी? लाहौर की ज़मानत भी मेरी हो चुकी थी। तो अभी जब वहाँ पे हाफसाबाद में मेरी ज़मानत हुई है, तो पीछे से जो है ना मेरे वकील का फ़ोन चला गया कि आपकी ज़मानत यहाँ से भी हो चुकी है। हमें नहीं पता, उनका बंदा खुद ही आया है, खुद ही अदालत में स्टाम्प दे के कि हमारा जो है ना मामला क्लियर हो गया, तो हमारा कोई लेन देन नहीं है इसके साथ, 3 महीने के लिए ज़मानत इसकी कन्फर्म कर दी जाए। अच्छा, तो अब आप फिर उसके बाद आपने उन्हें कहा कि मैं सेटलमेंट करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि ये सारा कारोबार मैंने खुद किया था? सर उसके बाद जो है ना फिर मैं और 2 मेरे भाई हम उनके पास गए हैं। वो हाफसाबाद जो बंदे ने पर्चा करवाया था हाजी इब्रार साहब के साथ, उसने कहा था कि मैं सेंटर में बैठता हूँ आपके, मैं आपका मामला क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। उसके साथ फिर मैं गया था, एक मेरे 2 भाई गए थे। हम वहाँ पे गए हैं, हमने वहाँ पे जाके सारी बात की है कि हम तो गरीब बंदे हैं, हम नहीं कुछ भी ना किसी गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, ना कुछ गवर्नमेंट को दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय ये 2 मरले के घर के, एक बाइक भी अपने नाम पे नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, ये वाला बयान लिख के दे दें कि आसम अली एक शरीफ शहरी है और सारा कारोबार मेरा अपना है, तो आप ये इस तरह का एक बयान लिख के दे दें, तो हम जो है ना खुद ही सेटलमेंट कर लेंगे गवर्नमेंट के साथ, जो जिस तरह भी होगा, आपको कोई बंदा पूछेगा नहीं, लेकिन ये कारोबार सारा आप अपने नाम पे शो करवाएं। तो उसके बाद जो है ना फिर जब मैंने ये मामला उनके साथ सेटल नहीं किया, उन्होंने फिर कामों की सदर थाने में और कामों की सिटी थाने में भी जो है ना मेरे ऊपर पर्चे करवाए, और वहाँ पे जो है ना वहाँ से मेरे घर में रिटें भी करवाई, और उसके बाद उन्होंने मेरे भाई को भी वहाँ से हटवाया कि आप हमें सुल्तान के पास लेके जाओ, वो कहाँ है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी किसी के साथ रब्ता नहीं है, ना कई भाइयों को मेरा पता है कि मैं कहाँ हूँ या किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ना मैं कहाँ वहाँ पे आता हूँ, ना लाहौर में जाता हूँ। तो ये जो इतनी सारे मामलात हो रहे थे, तो पुलिस जब आप हिरासत में होते थे तो पुलिस वाले भी कहते थे कि ये मामला सेटल कर लो? जी सर, पुलिस वाला नलखे वाला भी बेसिकली जब उसने मुझे पकड़ा तो उसने अगली पार्टी को फ़ोन किया कि हमने आपका मुजरम पकड़ लिया, आप आ जाएं। तो उसने भी जो है ना आके, उनका वकील आया मेरे पास, उन्होंने कहा यार आप किस तरह भागेंगे, आपके पास क्या है भागने के लिए, कोई पैसा है, कहाँ जाएंगे आप? उनके पास तो पैसे हैं, जहाँ पे उनका 1 लाख रुपया लगेगा वो 5 लाख रुपया फेंक रहे हैं, तो आप नहीं उनके साथ लड़ सकते। अभी भी उनका यही है मिशन कि जी आप कितनी देर हमारे से लड़ेंगे, आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो। बाद में आपको कोई ऑफ़र की उन्होंने कि इतने पैसे ले लें, और ऑफ़र कहीं किसी के ज़रिए या खुद से? जी सर, उनका मैसेज वगैरह 1-2 दफ़ा आया है कि जी उसको कहें कि जी कोई दरमियाना रास्ता निकाल ले, जो कोई खर्चा पानी लेना है लेके आप साइड पे हो जाएं। हम पैसों की ऑफ़र हुई, रकम की कि कितनी ऑफ़र रकम देंगे? सर उन्होंने जो है ना ऑफ़र किया कि 1-2 करोड़ जितना भी लेना है वो ले ले और साइड पे हो जाए, सब मामले से हम खुद ही जो है ना डील कर लेंगे इसको। आप तो बड़े तनहा हो गए, बैठ के सोचते होंगे कि ये मेरे साथ क्या बीती, मेरा क्या कसूर था? सर इस वक्त तो मैं बेसिकली एक हिसाब से ज़हनी मरीज़ बन गया हूँ, क्योंकि घर में बंद रहना, कैद में रहना, एक हिसाब का कहीं छुप छुप के रहना, जवान मेरी ये बच्ची हैं, ना मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, उनका सारा मुस्तकबिल मेरा तबाह हो गया है, ठीक है, ना मैं उनको पढ़ा सकता हूँ ना लिखा सकता हूँ, क्योंकि कहीं भी स्कूल भेजना है या मदरसे भेजना है, वो कहते हैं इनका जो है ना वो 2 बेफाम वगैरह वो मैंने बनवाया नहीं था अभी तक, वो बना नहीं है, और मैं ख़ुद बाहर निकल नहीं सकता। तो इस वक्त तो जो है मेरी पोजीशन है कि मैं जो है ना 30-35 लाख रुपए का कर्ज़ई हो गया हूँ, लोगों से ले के खा के। जो अपना घर है वो वहीं पर मौजूद है? जी सर, वो वहीं पर मौजूद है, लेकिन वो बराए नाम ही मौजूद है, समझ लें कि उसका भी मैंने जो है ना काफ़ी लोगों से पैसे लेके खा लिए हैं।
क्या कभी सोच आती है कि इन सारे मुश्किल हालात से मैं बाहर भी निकल सकूंगा या नहीं? सर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह के मैं हालात से गुज़र रहा हूँ ये तो मुझे पता है ना कि मैं किस तरह। सोचा नहीं कि इनके साथ सेटल कर लूँ, पैसे ले लूँ, ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले हैं। सर इनके साथ सेटलमेंट करके मैं क्या करूँगा? ये इनसे मैं अभी 1-2 करोड़ 10 करोड़ ले लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेटल है $50 मिलियन का, समझ लें कि आज का रेट लगाएं तो बनता है तकरीबन 7-8 अरब रुपया बनता है। मैं इनसे सेटलमेंट कर लेता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ, कल को गवर्नमेंट मुझे पकड़ लेगी, मेरे लिए इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मसला बन जाएगा। तो किसी से अपील करना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल, मैं अपनी मौजूदा हुकूमत से अपील करना चाहूँगा। वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब ने, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने और वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने, वो कहते थे मदीना की रियासत है, मदीना की रियासत में इस तरह तो नहीं होता, गरीब के साथ इंसाफ होना चाहिए, जो भी मेरिट है मेरिट पे काम होना चाहिए, ठीक है। इस वक्त सिर्फ जो है ना एजेंसी में मेरे साथ सही तावन किया है तो सलमान नवीद भट्ट साहब ने किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ठीक है। FBR ने पूरा तावन किया है मेरे साथ। तो बेसिकली मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करना चाहूँगा कि मेरी कोई मदद की जाए और जो भी मसले मसाइल हैं मेरे जल्द से जल्द क्लियर करवाए जाएँ, ठीक है। और कानून के मुताबिक जो भी फ़ैसला होना चाहिए मेरिट पे होना चाहिए। ये अब काम शुरू हो जाता है यहाँ से हुकूमती इदारों का, और वो एजेंसीज जो इस पर काम कर रही हैं कि ये हैं सुल्तान जिनकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती हैं, इनके पास वसाइल नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, और अब मुख्तलिफ़ जगहों पे इनके ख़िलाफ़ FIRs हैं, और ख़ास तौर पे इन्हीं के नाम पे $50 मिलियन का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पैसे वापस नहीं आते। अब मुश्किल में ये है, लेकिन कोई तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इनकी मुश्किलात आसान हो, ये उन सारे मसाइल में से बाहर निकलें, ताकि ये भी पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।